तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1.2 पढ़ रहे हैं। जिन्होंने प्रश्नावली 1.1 और इससे रिलेटेड जो परिभाषा बताई थी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके कक्षा 9वीं की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहां भी आप अपनी एक आंख मार सकते हैं, जिससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, हमें कारण भी बताना है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बिल्कुल होती है भाई साहब। क्यों होती है? क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय भी आ जाता है, अपरिमेय भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ आई बटन में इससे रिलेटेड वीडियो आ रही होगी, वो देख लो, क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? सत्य। सत्य इसलिए होगा क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या भी आती हैं, अपरिमेय संख्या भी आती हैं। वो तो हमसे सिर्फ परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का बोल रहे हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल होती है। ठीक है, इसका कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, तो पहले संख्या रेखा समझ लो आप। तो संख्या रेखा में आप एक चीज गौर करो, धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, जीरो भी होता है। ठीक है, मतलब ये पूर्णांक होते हैं इसमें। अब उसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है। तो चेक कर लो ना। ठीक, अंडर रूट एम के रूप में होता है, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक नंबर जो है उस पर यदि रूट लगा दे तो क्या ये संभव है? ऐसा हो सकता है? लगा के देख लो, यहाँ लगा दो, अंडर रूट एक एक आ जाएगा, अंडर रूट दो। ठीक है, कुछ ना कुछ निकलता है, अंडर रूट तीन। तो ठीक है, प्लस में तो ये वर्क कर रहा है। लेकिन यदि हम नेगेटिव तरफ जाएं, किस तरफ? नेगेटिव। यदि इसको हम वर्गमूल के अंदर ले जाएं तो ये जो संख्या होती है काल्पनिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं या जटिल संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। मतलब इसका आंसर नॉर्मली नहीं निकलेगा। ठीक है, तो प्लस वाले में तो ये काम कर रहा है लेकिन माइनस वाले में ये काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा क्या? असत्य। क्या होगा? असत्य। अब कारण क्या लिखना है इसका? तो कारण ये लिखना है कि संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक होते हैं, परंतु प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल लगाना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था वास्तविक संख्या के बारे में कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय अपरिमेय बहुत सी संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन आप बोलो कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय और अपरिमेय आते हैं, ना कि परिमेय और अपरिमेय के अंतर्गत वास्तविक संख्या आती हैं। और उनका पूछने का यही मतलब है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो भाई साहब ये बिल्कुल असत्य रहेगा, क्योंकि कारण ये लिखना है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्याएं आती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है समझ लीजिए। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? कितनी भी धनात्मक पूर्णांक हैं, एक से लेके कहीं तक ले सकते हैं, और इनका क्या निकालना है? वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल। और चेक करना है क्या ये अपरिमेय ही आता है कि परिमेय आता है। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, और इसके बाद क्या बोल रहे हैं? तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है।
तो इनका वर्गमूल निकाल के देखिए आप, यदि परिमेय संख्या आता है तो वो उसका उदाहरण है। तो सबसे पहले हम इनका उत्तर देंगे, तो जैसा वो पूछ रहे हैं वैसा हम आंसर देंगे। वो पूछ रहे हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो हम सीधा आंसर दे देंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ये लाइन आपको यहाँ लिखना है। ठीक, अब उसके बाद अपन को चेक करना है। चेक करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए, हमने धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4 का उदाहरण ले लिया है। ठीक है, तो इन सब के हम वर्गमूल निकाल के देखेंगे ना कि भाई परिमेय आता है कि अपरिमेय आता है। सिंपल सी बात है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वर्गमूल 1, तो वर्गमूल 1 का क्या, 1 ही निकलेगा। ठीक है, वर्गमूल 2 इसका होता है 1.414 समथिंग। अब मुझे क्लियर याद नहीं है, फिर भी आप चेक कर लेना। वर्गमूल 3 क्या होता है, 1.732। और वर्गमूल 4 क्या होता है, 2। वर्गमूल 1 का आंसर आया 1, जो कि एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और वर्गमूल 2, तो ये क्लियर दिख रहा है कि ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 3 ये भी क्लियर दिख रहा है कि ये भी कौन सी अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 4 का निकला सीधा 2, तो ये परिमेय संख्या है। जैसा क्वेश्चन में आंसर दे दीजिए। ठीक है, उन्होंने पूछा क्या था, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो उन्होंने तो बोला एक, हम तो 2 दे रहे। ठीक है, कि एक √1 और एक √4। तो √1 और √4 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल एक परिमेय संख्या निकलती है। ये आपको आंसर लिख देना है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसको हम बहुत इजी वे में करेंगे। चलिए देखते हैं। वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब कोई 1 होता, 2 होता, 3 होता तो हम डायरेक्ट दिखा देते कि ये है। अब सिस्टम थोड़ा बदल गया, √5 बोल रहे हैं, वर्गमूल 5 बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहे होंगे, है ना। यदि मैं देखूं कि वर्गमूल 4 जो होता है, इसका आंसर कितना आता है, 2। ठीक है, यदि वर्गमूल 5 को हम संख्याओं के रूप में प्रदर्शित करें, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग, 2 दूनी 4 धन 1, 1 यानी 1 ही होगा, तो 4 और 1 5। मतलब हम 5 को तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब क्लियर समझ में आ रहा, हम कुछ कर नहीं रहे अलग से, सिर्फ इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, मान यही आएगा। ठीक है, तो यदि इनको जोड़ेंगे तो आएगा मेरे मेरे पास क्या, 5। लेकिन यहाँ तो √5 है, तो इस पर भी क्या लगा दो, वर्गमूल लगा दो। ठीक है, तो जब इसका आंसर आएगा तो √5 ही आएगा। मतलब मैंने वर्गमूल 5 को इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, तो मुझे एक एक चीज बताओ, पाइथागोरस प्रमेय सभी ने पढ़ा है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, देखो यदि इसका वर्गमूल हटाएंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, वर्ग। यहाँ अपना 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग। ठीक है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय बन रहा है क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो ये बन रहा है अपना कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। और ये कहाँ बनता है, ये बनता है समकोण त्रिभुज में। कहाँ बनता है, समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज की हमें कर्ण मिल गई, हमें लंब मिल गई और हमें आधार मिल गया। बस इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखिए, करना क्या है आपको, संख्या रेखा किस तरीके की बनानी है। भले ही कितना भी नाप लो, 2 सेंटीमीटर लो, 3 सेंटीमीटर लो, लेकिन सभी एक से लेना। या 1 सेंटीमीटर लो, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो आप एक नाप ले सकते हैं कि इतना मैंने जैसे नाप लिया यहाँ पर 1, तो उतना ही मुझे यहाँ लेना है 2, उतना ही मुझे यहाँ लेना है 3। ठीक है, इसको हम इकाई बोल सकते हैं। मैं इसको इकाई ही दर्शाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर ऋण 1, ऋण 2 और
ऋण 3। ठीक, तो ये बन गई अपनी संख्या रेखा। अब हमें क्लियर हो गया है कि कर्ण हमारे पास 5 है, लंब हमारे पास 2 है, आधार हमारे पास 1 है। ठीक है, तो एक काम करो, लंब इसको मान लो। ठीक है, तो लंब यदि मैं इसको मानता हूं तो लंब कितना है अपना, 2 इकाई। तो यहां से यहां तक ये हो गया अपना क्या, लंब, जो कि कितना है, 2 यूनिट या 2 इकाई। ठीक है, अब आधार बना दो। तो आधार बनाने के लिए हमें भाई चाने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, नहीं तो बिल्कुल सीधी एक लंबवत रेखा खींच दो। और लंबवत रेखा कितनी खींचनी है, 1 इकाई। ठीक है, तो खींचनी कितनी है, जहां जितना ये है 0 से 1 तक की दूरी, 1 से 2 तक की दूरी, 2 से 3 तक की दूरी। ठीक है, ये 1 इकाई है, तो उतनी ही हमें खींचनी है। 0 से 1 तक की जितनी दूरी हो उतनी हमें लंबवत दूरी खींचनी है। तो लगभग मेरे हिसाब से इतनी आएगी बोर्ड पर। ठीक है, आप उसमें क्लियर नाप के खींच सकते हैं। तो ये आ गया हमारा क्या, आधार। ठीक है, अब भाई साहब हमारे पास ये लंब है, ये आधार है। अब हम किस लिए इंतजार कर रहे हैं, इसको मिला दो इससे। तो हमने इसको इससे मिला दिया, ये 1 यूनिट है। तो ये क्या आ गई अपनी कर्ण, और कर्ण कितनी है, √5। मतलब संख्या रेखा पर तो नहीं दर्शाया अभी हमने, लेकिन हमने एक चित्र से हमने ये जरूर दर्शा दिया कि √5 ये है। ठीक है, इसको कुछ भी नाम दे दो, इसको चलो ABC, ये कितना है अपना, 90 अंश है। ठीक है, अब एक चीज दिमाग लगाओ, यदि ये लाइन टेढ़ी है, कैसी है, टेढ़ी, मतलब ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। यदि इसको हम सीधा संख्या रेखा पर रख दें तो हमें देखना है कि ये संख्या रेखा पर कहाँ बनेगी। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी प्रकार की। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा प्रकार लेना है और इस बिंदु पे रखना है, इस बिंदु पे रखना है। ठीक है, और जब इस बिंदु पे और इस बिंदु पे आप प्रकार को रखोगे तो जितनी दूरी ये आएगी 0 से, ठीक, उतनी ही दूरी आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक एक ऐसा एक आर्क बना देना है। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से ये बन के आएगा। ठीक है, मैंने किया कुछ नहीं है, जितनी दूरी ये ए से सी तक की है, ठीक, जितनी दूरी ए से सी तक की है उतनी ही दूरी ए से यहाँ तक की रहेगी। ये भाई स्लोप में बनी हुई है, इसलिए हमें टेढ़ी दिख रही है। जब इसको सीधा बनाएंगे तो इसके आगे तो निकलेगी ही। या हमने भाई परकाल से क्या लगाया है, एक चाप लगाया है, तो ये भी उसकी त्रिज्या होगी और ये भी उसकी त्रिज्या होगी, तो ये दोनों लाइन बराबर हैं। तो ये आ गई संख्या रेखा पर, और यहाँ हम दर्शा सकते हैं कि भाई साहब यही संख्या रेखा पर √5 है। तो इतना इजी क्वेश्चन है, परीक्षा में भी आता है, तो कृपया करके इसका अच्छे से रिवीजन कर लेना। अभी भी कोई दिक्कत जा रही हो तो मुझे कमेंट में बता देना भाई साहब, मैं आपके लिए ही हूँ। ठीक है, आपके सहयोग के लिए ही हूँ, जहाँ भी दिक्कत जाए कमेंट करो। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए बाय।